हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की ये सीरीज़ चल रही है जिसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये इसका एक और पार्ट है जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एज लिमिट सेट कर देते हैं और इस एज लिमिट से ज़्यादा जिसकी भी एज होगी वो हमारे देश के इलेक्शन में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। एक्चुअली उसको एक वोट देने का राइट दे देते हैं। हमारे जो संविधान है, जब इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ऐड करने की बात चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू इसके फेवर में थे। वो चाहते थे कि हमारे संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी थे जो इसको अपोज कर रहे थे। वो चाहते थे कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के फेवर में थे और बाद में इसको ऐड कर दिया गया। जब हमारे संविधान बन रहा था उससे पहले हमारे देश में जो वोट देने के अधिकार थे वो कुछ इस तरीके से थे, यानी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि किसी के पास इतना पैसा हो या फिर या किसी एक कास्ट का हो या फिर कुछ एजुकेशन लेवल हो, वही हमारे देश के किसी भी इलेक्शन में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। तो उससे क्या था कि एक बहुत बड़ा तबका जो कि गरीब था, किसान विसान लोग थे, उनको वोट देने का कोई भी राइट नहीं मिला था। इस वजह से हर इंसान नहीं, सिर्फ कुछ 10-15% लोग ही थे जिसको सिर्फ वोट देने का राइट था, बाकी सब लोग ऐसे ही थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि एक एज सेट कर देंगे, उस एज से बड़ा हर इंसान वोट देगा, चाहे फिर उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, कोई भी उसका सेक्स हो, मेल हो फीमेल हो, और कोई भी रेस हो, लिटरेसी उसकी कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन जो वोटिंग एज है वो एक तय हो जाएगी, उस वक्त तय करी थी 21 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स से बड़ा हर इंसान या फिर 21 ईयर्स का हर इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल है। इसको बाद में 18 साल कर दिया गया 1989 में। एक संविधान का संशोधन लेकर आया गया जिसको 61वां संशोधन कहा जाता है, उसके तहत इसको 18 साल कर दिया गया था। ये 1989 की बात हो रही है। अब क्या है कि हर इंसान वोट दे सकता है जो 18 साल से बड़ा हो। जब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे देश के संविधान में लेकर आया गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये बहुत बड़ा बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इतना बड़ा देश, उसमें इतने ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं और एक ह्यूज पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा गरीबी, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, हमें क्या नेता क्या होते हैं, कैसे नेता होते हैं, कैसे उनको चूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए। उनकी जो, चाहे वो कितना भी आम इंसान क्यों ना हो, हर किसी के बीच में इक्वलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। तो उस वजह से वो इसके फेवर में थे और बाद में ये आया और ये एक अच्छा स्टेप भी साबित हुआ। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। हमारे देश का जो संविधान है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर के अपने नियम कानून हैं और स्टेट के अपने नियम कानून बनाने की एक अलग लिस्ट है जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और सेंटर की अपनी एक अलग लिस्ट है जिसको हम सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। इस तरीके से हमारे देश का संविधान है एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। लेकिन तब भी हमारे देश में जो नागरिकता है, जो सिटीज़नशिप है, वो सिर्फ एक ही है। हमारे देश में सिंगल सिटीज़नशिप है। अब हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं तो हमारे देश में, अगर हम बिहार से हैं तो हमारे पास एक बिहारी सिटीज़नशिप होगी और एक इंडियन सिटीज़नशिप होगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता होगी जिसको हम इंडियन सिटीज़नशिप यानी कि भारतीय नागरिकता बोलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, वो एक कई सारी स्टेट्स का एक यूनियन है जिसमें जितने लोग हैं, यानी कि कोई भी एक स्टेट का नाम लेने, जैसे कि टेक्सास है, वहाँ पर अगर कोई इंसान रह रहा है तो उसकी अपनी एक नागरिकता होगी जो कि उसके स्टेट की होगी, यानी कि उसकी जो जगह है जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, यानी कि अगर वो टेक्सास से है तो उसकी एक टेक्सास सिटीजनशिप होगी। और जबकि जो टेक्सास है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब उनका एक यूनियन है, अमेरिका में आता है, तो उसके पास एक अमेरिकन सिटीजनशिप होगी। दो तरीके की सिटीजनशिप वो कैरी करेगा और दोनों ही सिटीजनशिप के तहत वो दोनों के ही नियम और बेनिफिट्स एंजॉय करेगा, यानी कि जो सेंटर कोई नियम बनाएगी, कोई बेनिफिट्स बनाएगी, तो वो उसको भी एंजॉय करेगा
और जो स्टेट बनाएगी वो उसको भी इंजॉय करेगा। इस तरीके से उसको दो दो सिटीजनशिप मिल जाएंगी। हमारे देश में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, हम कहीं भी किसी भी स्टेट में आसानी से घूम सकते हैं। अमेरिका में अगर एक स्टेट से दूसरे में जाना हो तो उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम आसानी से किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हमें जाने के लिए थोड़ी सी अलग तरीके की क्राइटेरिया से जा तो सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें हम वहाँ आसानी से जगह नहीं ले सकते, या फिर अगर हम कोई भी ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो हम वहाँ पर भी आसानी से जाकर जगह नहीं ले सकते। कोई प्रोफेशन, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट है। इतनी ज़्यादा इक्वलिटी के बावजूद हमारे देश में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ दंगे होते हैं। यानी कि अगर बात करें कि हम उत्तर प्रदेशी हैं, हम दिल्ली हाइट हैं, हम बिहारी हैं, हम हरियाणवी हैं, इस तरीके की चीज़ें आज भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिन्होंने संविधान बनाया था, जो ख्वाब उन्होंने देखे थे, अभी भी वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमारे देश में क्या है कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेटिव्स मतलब जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो कानून को लागू करते हैं, और जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी दुनिया भर के कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो सब जुडिशरी में आते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो संवैधानिक बॉडीज़ तो मानी जाती हैं लेकिन इनसे अलग हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था हमारे देश के जितने भी इलेक्शंस हैं उन सबको कंडक्ट कराने के लिए। यानी कि जो इलेक्शंस पार्लियामेंट के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, और जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शंस होते हैं, उन सबको कंडक्ट कराने के लिए इसको बनाया गया था। और ये बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। हमारे देश में जो कानून है उसके अंदर इसका जिक्र है, और जितने भी हमारे देश की गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, जब वो पैसा खर्च करती हैं तो पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक का टैक्स होता है, तो वो उसको कैसे खर्च कर रही हैं, किस तरीके से खर्च कर रही हैं और कितना कहाँ पर जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को ये देखते हैं। हर किसी चीज़ का हिसाब किताब ये रखते हैं कि कहीं गवर्नमेंट किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं कर रही, या फिर पैसा कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा। इसी वजह से इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस मान लो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मान लो, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को किसी किसी चीज़ों में, किसी किसी मैटर में एडवाइस भी देती है। ये इसका काम होता है। इसी चीज़ का काम स्टेट लेवल पे करे तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है एग्ज़ाम करने का, और ये एडवाइस देती है गवर्नर को। जो प्रेसिडेंट को एडवाइस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, एडवाइस किसी किसी मैटर पे, यहाँ पर ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को एडवाइजेस देती है, और इनके ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा इन सब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पे वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिससे हम जितने भी सरकारी दफ्तर चल रहे हैं उनको पैसा देते हैं, और इस पर हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। यानी कि हम पार्लियामेंट में ये मैटर डिस्कस नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब इतना खर्चा कर कहाँ रहे हैं, जितना ये पैसा खर्च होगा ये सब इनको देना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न्स की। हमारे देश में जो संविधान है उसमें इमरजेंसीज़ के बारे में भी जिक्र है। इमरजेंसीज़ क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें देश में कुछ दंगे फसाद हो जाते हैं, या फिर बाहर से कोई अटैक हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है बाहर के देश से। तो उस सिचुएशन में हमारे देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की नौबत आ जाती है। अब ये इमरजेंसी क्या होता है, ये 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहले आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी का जिक्र है उसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। इसको लगाया जाता है एक वॉर की सिचुएशन में, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर के देश से कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, अंदर ही लोग लड़ने झगड़ने मरने मिटने पे तैयार हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में यूनिटी बनाए रखने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, जो आर्टिकल 352 में जिसका जिक्र है। इसके बाद सेकेंड तरीके की इमरजेंसी है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये आर्टिकल 356 के तहत लगा देते हैं। अगर कोई स्टेट
सेंटर के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही है, मिल के काम नहीं कर रही है, किसी भी किस्म का ऐसा व्यवहार कर रही है जो उचित नहीं है, मिल के काम नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया जाता है। पार्लियामेंट वहाँ के गवर्नर से कांटेक्ट करती है, उनसे बातें करती है, सलाह मशवरा करती है और वहाँ पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट का रूल लगा देते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी तीसरी किस्म की इमरजेंसी है जिसको आर्टिकल 360 के तहत लगाते हैं। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के लोग एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में से कुछ कटौती कर देते हैं या फिर सैलरी भी स्किप कर देते हैं। हालांकि इस किस्म की कोई इमरजेंसी हमारे देश में अब तक तो लगी नहीं है। कोरोना के टाइम पर जब इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी तब लगाने की बात चल रही थी, तब भी नहीं लगी, तो आगे तो शायद ना ही लगे। इसके बाद हम बात करते हैं थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट की। जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें दो ही टायर होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। लेकिन हमारे देश ने तीसरा टायर का भी इंट्रोड्यूस किया था। 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 के तहत तीसरे टायर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा था, जिसको बोलते हैं विलेज पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़। 73rd अमेंडमेंट 1992 में विलेज पंचायत को ऐड किया गया और एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9, और एक शेड्यूल 11 को भी ऐड किया गया। 74th अमेंडमेंट 1992 में म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया पार्ट 9A के तहत और एक शेड्यूल 12 को भी लेकर आए। अब ये क्यों लेकर आए? क्योंकि जो पार्लियामेंट में बैठे थे उनको लगता था कि जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल के नेता ही समझ सकते हैं, तो इसलिए उनकी एक अलग बॉडी बना देते हैं उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन करने के लिए। हालांकि इसका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता। स्टेट असेंबली जो होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं, वो इनका इलेक्शन करवाते हैं। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी इसका ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को